भारत और चीन के बीच चावल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। चीन ने भारतीय चावल की कुछ खेपों को जीएमओ के आरोप में लौटा दिया है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जांच का मामला है या भारत के चावल कारोबार पर नया संकट। खाद, चना, गेहूं को लेकर भी बड़ी अपडेट है। साथ ही जानेंगे किसानों के लिए मौसम के लिहाज से आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली के साप्ताहिक एग्री बुलेटिन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी पिछले हफ्ते की अहम कृषि खबरें, आने वाले सप्ताह के बाजार भाव और मौसम से जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। खबरें अब विस्तार से देखते हैं। बुलेटिन की पहली खबर में भारत और चीन के बीच उपजे चावल विवाद का पूरा मामला तसल्ली से देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चीन ने भारत की 3 चावल निर्यात कंपनियों की खेपें रोक दी और उनके आयात लाइसेंस भी रद्द कर दिए। वजह बताई गई कि इन खेपों में जीएमओ के अंश मिले हैं। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि यह माल भेजने से पहले तय जांच प्रक्रिया से गुजरा था और भारत में जीएम चावल की व्यावसायिक खेती की अनुमति नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने 23 अप्रैल को एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट के अनुसार भारत में व्यावसायिक खेती के लिए जीएमओ चावल को मंजूरी नहीं है। ICAR के अंतर्गत किसी भी चावल कार्यक्रम में जीएमओ पर कोई शोध कार्य भी नहीं किया जा रहा। भारत से निर्यात होने वाली सभी तरह की चावल वेराइटी पूरी तरह से नॉन जीएमओ है। यह मामला देखने में भले ही व्यापारिक विवाद लगे, लेकिन असल में यह भारत की कृषि साख, निर्यात, भरोसे और किसान आमदनी से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस झगड़े का पहला स्तर तकनीकी है। चीन कह रहा है कि भारतीय चावल की खेप में जीएमओ के निशान मिले हैं। भारत कह रहा है कि उसके यहाँ तो जीएम चावल की खेती ही नहीं होती है, ऐसे में निर्यात में जीएमओ कैसे आ गया। दूसरा स्तर नियमों का है। भारत और चीन दोनों देशों में जीएम चावल की व्यावसायिक खेती पर प्रतिबंध है, लेकिन आयात और जांच के मानक अलग अलग हो सकते हैं। यही फर्क इस विवाद को और बढ़ा रहा है। तीसरा स्तर भरोसे का है। अगर एक देश भारतीय चावल पर जीएमओ का सवाल उठाता है तो दूसरे आयातक देश भी अतिरिक्त जांच कर सकते हैं। यही बात भारत के लिए ज्यादा चिंता की है। यहाँ यह भी समझना होगा कि भारत में जीएमओ नियम क्या है। भारत में किसी भी जीएम फसल की खेती के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी होती है। इस मंजूरी की प्रक्रिया बेहद सख्त है और अभी तक व्यावसायिक स्तर पर सिर्फ बीटी कपास को अनुमति मिली है। धान या चावल की जीएम किस्मों को अभी तक व्यावसायिक खेती की मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए भारत का तर्क मजबूत है कि जब जीएम चावल की खेती ही नहीं हो रही तो निर्यातित चावल में जीएमओ का आरोप कैसे सही हो सकता है। भारत सरकार जीनोम एडिटिंग और जीएमओ को अलग मानती है। जीनोम एडिटिंग में बाहर से नया जीन नहीं जोड़ा जाता, जबकि जीएमओ में आनुवांशिक बदलाव बाहरी जीन के जरिए किया जा सकता है। यह फर्क भी इस बहस में बहुत अहम है। अब चीन का भी नियम देख लेते हैं। चीन आयातित कृषि उत्पादों पर बहुत सख्त नजर रखता है। वहां जीएम उत्पादों के लिए सुरक्षा प्रमाण, दस्तावेज और बैच स्तर की जांच जैसी शर्तें होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी खेप में जरा भी संदिग्ध तत्व मिले तो चीन उसे रोक सकता है। चीन का तर्क आमतौर पर यह होता है कि खाद्य सुरक्षा और जैव सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं दी जा सकती, लेकिन यही शक्ति कई बार व्यापारिक दबाव की तरफ भी काम करती है। इसलिए यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या चीन की कार्रवाई सुरक्षा आधारित है या इसके पीछे व्यापारिक और रणनीतिक कारण भी हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। भारत से चावल कई देशों को जाता है और चीन भी इनमें से एक अहम बाजार है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि चीन भारत से खास तौर पर गैर बासमती और टूटे चावल में रुचि रखता है। यह चावल अक्सर पशु आहार, औद्योगिक उपयोग या प्रोसेस्ड उत्पादों में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इस सेगमेंट में किसी भी रुकावट का असर सीधा व्यापार पर पड़ता है। इससे भारतीय निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने मामले पर गंभीर चिंता जाहिर की है और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया है कि वे इस विषय में तत्काल हस्तक्षेप करें। यहाँ यह भी समझना होगा कि इससे भारत को कितना नुकसान हो सकता है। सबसे पहला नुकसान छवि का हो सकता है। अगर भारतीय चावल को जीएमओ जोखिम वाला माना जाने लगा तो दूसरे देश भी अतिरिक्त जांच शुरू कर सकते हैं। दूसरा नुकसान समय और लागत का होगा। खेप रुकेगी, जांच दोबारा होगी, दस्तावेज बढ़ेंगे, भाड़ा और भंडारण का खर्च भी बढ़ेगा। निर्यातक पर सीधे मार्जिन का दबाव आएगा।
तीसरा नुकसान किसानों तक पहुंचेगा। जब निर्यात धीमा पड़ता है तो मिलें और व्यापारी खरीद कम कर सकते हैं। इससे धान की कीमतें दब सकती हैं और किसान को कम दाम मिल सकता है। अगर विवाद सिर्फ 3 कंपनियों तक सीमित रहा तो नुकसान सीमित रहेगा, लेकिन अगर दूसरे देश भी ऐसे ही जांच शुरू कर देंगे तो असर बड़ा हो सकता है। किसान के स्तर पर असर कई तरह से आता है। पहले निर्यातक खरीद कम करते हैं, फिर मिलें सतर्क हो जाती हैं और अंत में मंडी भाव पर दबाव पड़ता है। यह असर खासकर गैर बासमती और टूटे चावल करने वाले कारोबारियों पर ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इनमें कीमत पहले ही कम और प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है। अगर विवाद लंबे समय तक चला तो कुछ इलाकों में धान की खरीद, प्रोसेसिंग और निर्यात आधारित कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मतलब यह है कि यह सिर्फ एक खेप के लौटाने का मामला नहीं है, यह भारत के चावल की साख, निर्यात नियमों और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे की परीक्षा है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। हम हर साल करीब 80,000 करोड़ रुपए का चावल बाहर भेजते हैं। अगर यह विवाद जल्दी नहीं सुलझा तो भारत के चावल निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है और किसानों की आमदनी पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। सरकार ने साफ किया कि मार्च-अप्रैल 2026 में यूरिया उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है और पश्चिम एशिया संकट का सप्लाई पर असर नहीं पड़ा है। Fertilizer availability remains robust as ever, and the supplies continue to exceed the requirement. For Kharif 2026, against the requirement of 390.54 LMT, the stock as on date is 193.38 LMT, that is approximately 50%. इस दौरान कुल 37 लाख टन उत्पादन हुआ, जो पिछले साल के बराबर है। मार्च में 16 लाख टन और अप्रैल में 21 लाख टन यूरिया बना। खरीफ सीजन से पहले 37 लाख टन आयात की तैयारी कर ली गई है। अन्य खाद्यों की बात करें जैसे DAP, NPK आदि को मिलाकर कुल घरेलू उत्पादन 62 लाख टन रहा और 15 लाख टन आयात हुआ। कुल मिलाकर देश में करीब 78 लाख टन खाद उपलब्ध रही, जिससे सप्लाई सामान्य बनी हुई है। सरकार ने संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए पहले ही तैयारियां कर ली हैं। खरीफ सीजन से पहले करीब 37 लाख टन यूरिया के आयात का प्रबंध किया जा चुका है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर भी जारी किए गए हैं, ताकि आपूर्ति में किसी तरीके की कमी न आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार के प्रस्तावित ऑटो फ्यूल नॉर्म्स ने देश में इथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। इन नए ड्राफ्ट नियमों के तहत E85 मतलब 85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल और E100 मतलब लगभग 100% इथेनॉल जैसे फ्यूल के इस्तेमाल को मंजूरी देने की तैयारी है। चीनी उद्योग से जुड़ी संस्थाओं इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन और वेस्ट इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन का मानना है कि यह कदम देश में इथेनॉल क्रांति की शुरुआत कर सकता है। इन नियमों के लागू होने से भारत के पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी और कच्चे तेल के आयात में गिरावट आएगी। साथ ही गन्ना और अनाज से बनने वाले इथेनॉल की मांग बढ़ने से किसानों की आय में इजाफा हो सकता है। पर्यावरण के लिहाज से भी यह कदम अहम माना जा रहा है, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण करता है और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मददगार है। जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में ऐसे वाहन बाजार में बढ़ सकते हैं जो पूरी तरह इथेनॉल पर चलेंगे। सरकार का यह कदम भारत को स्वच्छ, सस्ता और आत्मनिर्भर ईंधन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकता है और इससे किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। भारत में अक्टूबर से शुरू होने वाले 2026-27 सीजन में चीनी उत्पादन करीब 12% बढ़कर 3.36 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। यह मौजूदा साल के लगभग 3 करोड़ टन उत्पादन से ज्यादा है। यह अनुमान यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के स्थानीय कार्यालय ने दिया है। नई दिल्ली स्थित FAS के अनुसार कुल 3.36 करोड़ टन उत्पादन में लगभग 3.14 करोड़ टन चीनी और 62,000 टन खांडसारी शामिल होगी। यह अनुमान मार्च 2026 में महाराष्ट्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में किए गए सर्वे पर आधारित है, जहां फसल की स्थिति अच्छी और मौसम अनुकूल पाया गया। उत्पादन में यह बढ़ोतरी लगातार 2 साल अच्छे मानसून के कारण संभव मानी जा रही है। इससे भूजल और सतही जल स्तर में सुधार हुआ है, जो ज्यादा पानी मांगने वाली गन्ने की खेती के लिए भी बेहद जरूरी होता है। एक और बड़ी खबर देखते हैं।
देश के जल भंडारण पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत के 166 प्रमुख जलाशयों में से आधे से ज़्यादा की स्टोरेज क्षमता पिछले हफ्ते 40% से नीचे आ गई। कुल मिलाकर जलाशयों में पानी का स्तर घटकर सिर्फ 38.72% रह गया है। दक्षिण क्षेत्र के 47 जलाशयों में पानी का स्तर 30% से भी नीचे करीब 28% पर पहुंच गया है। तेलंगाना में यह सबसे कम लगभग 21% है, जबकि कर्नाटक में 24 और तमिलनाडु में 37% स्टोरेज बची है। पश्चिम बंगाल में जलाशयों का स्तर घटकर 12% और असम में 18.5% रह गया है। इस क्षेत्र के कुल 27 जलाशय औसत 34% तक भरे हैं। उत्तर भारत में जल भंडारण करीब 43%, पश्चिम भारत में लगभग 45 और मध्य भारत में करीब 45.7% है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले स्टोरेज बेहतर है, लेकिन मार्च से अप्रैल के बीच देश के 1/3 हिस्सों में सामान्य से कम या बिल्कुल बारिश नहीं हुई। आईएमडी के अनुसार अब कुछ हिस्सों में प्री मानसून बारिश शुरू हुई है, खासकर दक्षिण भारत में। भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते आने वाले दिनों में जलाशयों का स्तर और गिरने की आशंका है, जिससे पानी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आग से फसल नुकसान झेल रहे किसानों को जल्द मुआवजा मिलने वाला है। राज्य सरकार ने नुकसान का सर्वे तेज कर दिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि राहत राशि जल्द से जल्द उन तक पहुंच सके। आंकड़ों के मुताबिक आग, बारिश और ओलावृष्टि से हजारों हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है और बड़ी संख्या में किसान इसकी चपेट में आए हैं। कई किसानों को मुआवजा मिल चुका है, जबकि बाकी को जल्द भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि मुआवजा वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और प्रभावित किसान को समय पर मदद मिलनी चाहिए। राजस्थान सरकार अब किसानों को उनके खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने 29 अप्रैल को आदेश जारी करके सभी कलेक्टर को ऐसे मामलों में रास्ते के लिए सरकारी जमीन का आवंटन करने के लिए कहा है, ताकि किसान को अपनी जमीन तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सके और जमीन का उपयोग हो सके। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी आदेशों के मुताबिक ये जमीन 20 फीट की चौड़ाई में आवंटित की जाएगी। आदेश के तहत अगर किसी किसान की कृषि भूमि के पास सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन के कारण उस किसान को अपनी जमीन तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिल पा रहा, ऐसी स्थिति में उस सरकारी जमीन में से उस खातेदार को सड़क के लिए सरकार जमीन आवंटित करेगी। पंजाब के किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। नीदरलैंड्स ने पंजाब से गुलाब आयात करने की संभावना में दिलचस्पी दिखाई है। यह जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद दी। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड्स फिलहाल इथोपिया से गुलाब आयात करता है। हमने उनसे पूछा कि वे भारत, खासकर पंजाब से गुलाब क्यों नहीं लेते। उन्होंने कहा कि पहले किसी ने उन्हें बताया ही नहीं। मान ने आगे बताया कि बातचीत हो चुकी है और नीदरलैंड्स की टीम पंजाब आने वाली है। अगर पंजाब से गुलाब की आपूर्ति होती है तो यह इथोपिया की तुलना में सस्ती पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि यदि फूलों का निर्यात बढ़ता है तो बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को इससे फायदा होगा। अब बाजार भाव और मौसम की जरूरी खबरें देखते हैं। इंडोनेशिया ने मूंगफली आयात के लिए नया कोटा सिस्टम लागू किया है, जिससे भारत के निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। नए नियमों में गुणवत्ता मानक कड़े कर दिए गए हैं और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि व्यापारियों को तैयारी के लिए सिर्फ 14 दिन का समय मिला है, जबकि आमतौर पर 90 दिन दिए जाते हैं। नियमों के मुताबिक अब इंडोनेशिया को मूंगफली भेजने के लिए ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, जिसे हासिल करने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। ऐसे में निकट भविष्य में भारत से मूंगफली निर्यात प्रभावित या ठप होने की आशंका है। हालांकि ये नियम सभी देशों पर लागू होंगे, लेकिन भारत पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया भारतीय मूंगफली का सबसे बड़ा खरीदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 7.46 लाख टन मूंगफली का निर्यात किया, जिसमें से लगभग 3 लाख टन इंडोनेशिया भेजी गई थी। मौजूदा हालात में मूंगफली कारोबार में अनिश्चितता बढ़ती दिख रही है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो इसका असर किसानों से लेकर व्यापारियों और बाजार तक पड़ेगा। ऐसे में भारत के लिए नए बाजार तलाश करना और गुणवत्ता मानकों को मजबूत करना जरूरी हो जाएगा। सरसों का भाव भी देखते हैं। देश के विभिन्न बाजारों में सरसों का भाव 25 से 30 रुपए के बढ़ोतरी के साथ 6,750 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। आगरा में 7,750 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा, तो वहीं गंगापुर में इसके भाव 6800 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। आपूर्ति और मांग को देखते हुए इस सप्ताह भी बाजारों में सरसों का भाव इसी के आसपास ट्रेड कर सकता है। वहीं अगर बात गेहूं
गेहूं की करें तो आटा मिलों और आटा चक्कियों से मांग बढ़ने की वजह से गेहूं का भाव पिछले साल की अपेक्षा अभी तक ठीक चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों की मंडियों में गेहूं का दबाव बढ़ गया है, जिस कारण वहां से अब धीरे धीरे उत्तर भारत की मंडियों के लिए लोडिंग बढ़ गई है। फसल चौतरफा बढ़िया है, लेकिन सरकार द्वारा खरीद लक्ष्य 303 से बढ़ाकर 345 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसके अलावा जो टूटे और डैमेज माल 6% तक खरीद किया जा रहा था, इसकी क्वांटिटी बढ़ाकर 20% तक कर दी गई है। इधर भीगे और डिस्कलर माल 70% तक खरीद होने लगी है, जिससे गेहूं की खरीद अधिक रहने वाली है और ऐसे में आने वाले दिनों में भाव थोड़ा और बढ़ सकता है। मौसम विभाग यानी आईएमडी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 30 अप्रैल से 6 मई के बीच देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ेंगी, जबकि कुछ इलाकों में गर्मी भी बनी रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है। तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शुरुआत में हल्की बढ़ोतरी के बाद तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हीट वेव का खतरा अभी भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आंधी और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए तैयार फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। खेतों में जलभराव से बचाव के लिए उचित निकासी की व्यवस्था करें। तेज हवाओं से बचाने के लिए फसलों को सपोर्ट यानी सहारा दें और खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने से बचें। तेज हवा और बिजली गिरने से पेड़ गिर सकते हैं, बिजली और संचार लाइनों को नुकसान हो सकता है और फसलों पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगले हफ्ते मौसम अस्थिर रहेगा, कहीं आंधी बारिश तो कहीं गर्मी। ऐसे में खासकर किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस सप्ताह के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को, तब तक के लिए नमस्कार।